आप देख रहे हो आई के हॉरर। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद। आज की शुरू करते हैं स्टोरी। नेपाल बॉर्डर से काठमांडू तक की डरावनी यात्रा। डरपोक ड्राइवर और पुरानी शक्ति। नेपाल की सीमा पर भारतीय शहर रक्सौल के पार बीरगंज कस्टम्स का शोरगुल धीरे धीरे रात की खामोशी में बदल रहा था। रमेश, जिसे उसके साथी मजाक में डरपोक कहते थे, अपनी पुरानी खस्ताहाल ट्रक शक्ति के स्टीयरिंग पर बैठा था। शक्ति का इंजन दहाड़ता कम और हाफता ज्यादा था, लेकिन यही रमेश का रोजगार थी। रमेश की उम्र बमुश्किल 30 साल थी, पर उसका चेहरा चिंता और रातों की नींद की कमी से बुढ़ा गया था। वह अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के लिए पैसे कमाने के लिए यह खतरनाक रात की ड्यूटी लेता था। आज उसे काठमांडू के एक गोदाम तक भारी मशीनरी पहुंचानी थी। यह लगभग 300 किलोमीटर का सफर था, जिसमें से अधिकांश हिस्सा त्रिभुवन राजपथ त्रिभुवन हाईवे के उन खौफनाक पहाड़ों से होकर गुजरता था, जहां रात के समय ट्रक चालकों के बीच भूत प्रेतों की कहानियां आम थीं। रमेश ने अपने गले में पड़ी हनुमान चालीसा की लॉकेट को छुआ। जय बजरंग बली, उसने धीमी आवाज में कहा और ट्रक स्टार्ट किया। रात के ठीक 10 बजे शक्ति ने नेपाल की जमीन पर कदम रखा। शहर की आखिरी बत्तियां गुजरते ही रास्ता जंगल और पहाड़ की अथाह अंधेरी खाइयों में खोने लगा। सड़क सिंगल लेन की थी, टूटी फूटी और धुंध से ढकी हुई। दोनों तरफ घने साल के जंगल थे, जिनकी पत्तियां हवा के हर झोंके के साथ फुसफुसाती थीं, जैसे कोई अनजान भाषा में बातें कर रहा हो। रमेश ने ट्रक का हीटर बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे नींद न आ जाए। उसकी आंखें लगातार साइड मिरर पर टिकी थीं। उसने एक पुरानी कहानी सुन रखी थी कि इस रास्ते पर एक चुड़ैल सफेद साड़ी में रात के दूसरे पहर में ट्रकों के पीछे बैठ जाती थी। अगर ड्राइवर गलती से उसे देख लेता तो वह उसे आवाज देती, और जो भी ड्राइवर पलटकर देखता उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती थीं। शक्ति, आज रात साथ देना, रमेश ने फुसफुसाकर ट्रक के डैशबोर्ड को थपथपाया। जंगल का फुसफुसाहट और सुनसान ढाबा। जैसे जैसे रात गहराती गई, रमेश का डर हकीकत बनता महसूस होने लगा। सबसे पहले ट्रक के केबिन के अंदर अजीब तरह की ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर उतनी ठंड नहीं थी। फिर रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। सिर्फ कर्कश घिसने जैसी आवाज आने लगी, जो किसी टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह थी। यह कर्कश आवाज एक पल के लिए इंसानी हंसी जैसी लगती थी, और अगले ही पल किसी जानवर की दहाड़ जैसी। करीब 2 बजे वह हेटौड़ा से आगे के सुनसान पहाड़ी इलाके में था। यह वह जगह थी जहां 5 साल पहले एक बस दुर्घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी, और तब से इस जगह को मनहूस माना जाता था। यहाँ के ड्राइवर इसे मौत का मोड़ कहते थे। अचानक ट्रक के इंजन की आवाज बदल गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शक्ति में तेल खत्म हो गया हो या उसका एक्सीलरेटर जाम हो गया हो। रमेश ने गियर बदला, लेकिन ट्रक धीमा होता चला गया। उसने बाहर देखा। आसपास कोई बत्ती नहीं, कोई गांव नहीं, सिर्फ अंधेरा, घना जंगल। नहीं नहीं, रमेश के होंठ सूखे। अभी नहीं रुकना। वह ब्रेक पर पैर रखे बिना धीरे धीरे क्लच दबाता रहा, कोशिश कर रहा था कि ट्रक की गति बनी रहे। तभी उसने साइड मिरर में कुछ देखा। एक सफेद आकृति। वह एक महिला थी, सफेद साड़ी में, जिसके बाल खुले हुए थे, और वह ट्रक की रफ्तार से उसके साथ साथ भाग रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। रमेश की सांस गले में अटक गई। उसने तुरंत आंखें सामने की तरफ घुमा ली। वह सीधे सड़क पर देखता रहा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह फट जाएगा।
उसने खुद को याद दिलाया, पलटकर मत देखना, यह मेरा वहम है, यह बस डर है। वह मन ही मन चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे और स्टीयरिंग पर फिसल रहे थे। चुड़ैल की आवाज और मायावी भ्रम। रमेश ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उसकी आवाज थरथरा रही थी, पर वह रुक नहीं रहा था। दुख दारिद निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही उसने ये पंक्तियां पढ़ी, उसने सुना एक मीठी पर भयानक दबी हुई आवाज ठीक उसके बगल की खिड़की के पास से आई। रमेश, मेरे लिए दरवाजा खोलो। आवाज इतनी नजदीक थी कि रमेश को लगा कि वह उसके कान में सांस ले रही है। वह एक महिला की आवाज थी, पर उसमें एक भयानक गहरी गूंज थी जो हवा को भी डरा रही थी। रमेश, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मेरे लिए दरवाजा खोलो। इस बार आवाज बदल गई थी। यह उसकी माँ की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जब वह बचपन में उसे जगाया करती थी। रमेश का दिल एक पल के लिए पिघला। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़ा, पर तभी उसे याद आया, उसकी माँ घर पर हैं। रात के अंधेरे में इस पहाड़ी पर उसकी माँ क्या करेंगी? रमेश ने अपने होंठ भींच लिए। यह झूठ है, यह भ्रम है। उसने एक्सीलरेटर पर और दबाव डाला। ट्रक थोड़ा सा और तेज हुआ। रमेश, मुझे अंदर ले लो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। अगर नहीं खोला तो तेरी शक्ति यहीं रुक जाएगी। चुड़ैल ने अब एक बच्चे की रोने जैसी आवाज निकाली। यह आवाज उसके छोटे भाई जैसी थी, जिसे वह 5 साल पहले खो चुका था। यह आवाज माँ के दिल को पिघला देने वाली थी, लेकिन रमेश जानता था यह एक जाल है। उसने दरवाजे के लॉक पर हाथ फेरा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह कसकर बंद है। तभी शक्ति ने जोरदार झटका खाया, जैसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया हो। ट्रक थोड़ा सा हवा में उछलकर वापस सड़क पर आ गिरा। रमेश समझ गया, वह सफेद आकृति अब ट्रक के पिछले हिस्से पर थी और वह अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अकेला हूँ तो क्या हुआ, मेरा राम मेरे साथ है। रमेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। प्रेक्षाया का खेल और हेटौड़ा की खाई। रमेश ने सोचा कि वह बच गया, लेकिन चुड़ैल ने अब और भी चालाकी से हमला किया। ट्रक ने एक तीखा मोड़ लिया और रोशनी की चकाचौंध में रमेश को सामने सड़क पर अपनी ही ट्रक की परछाई शैडो दिखाई दी। लेकिन यह परछाई ट्रक की नहीं थी। सड़क पर जो काली आकृति थी वह एक विशाल भयानक रूप था, जिसके सिर पर सींग थे और वह ट्रक से भी ज्यादा बड़ी थी। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वह काली छाया भी आगे बढ़ी, लेकिन फिर अचानक वह छाया मुड़कर ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। रमेश ने तेजी से ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके के साथ रुका। क्या हुआ? रमेश ने खुद से पूछा। बाहर देखा, कुछ नहीं था, कोई छाया नहीं, सिर्फ धुंध और अंधेरा। उसने फिर से एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर पड़ी, उसने देखा कि सफेद साड़ी वाली चुड़ैल अब जमीन पर ट्रक के ठीक सामने लेटी हुई है। वह मरी हुई लग रही थी, उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। रमेश, तू मुझे कुचल कर जाएगा। चुड़ैल की आवाज अब धीमी दर्द भरी कराहट में बदल गई थी। रमेश लगा कि अगर वह उस पर ट्रक चढ़ा देगा तो शायद वह सचमुच किसी इंसान को मार देगा या किसी भयानक पाप का भागीदार बन जाएगा। वह पक्का जानता था कि यह एक भ्रम है, लेकिन उस जगह से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी कि उसका जी मचलाने लगा। रमेश ने ट्रक को धीमा किया और धीरे से दाहिने तरफ घुमाया ताकि वह उस लेटी हुई आकृति को बचाकर निकल जाए।
जैसे ही उसका टायर चुड़ैल के शरीर से गुजरने वाला था, उसने अपने पीछे एक ठंडी हंसी सुनी, वही कर्कश घिसने वाली हंसी। उसने पलक झपकाई और सामने की सड़क साफ थी। चुड़ैल गायब थी। वह शुरू से ही जमीन पर नहीं थी। रमेश ने अपना माथा स्टीयरिंग पर टिका दिया। वह अब सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी थक चुका था। शक्ति का विरोध और अदृश्य हाथ। रमेश ने गाड़ी की गति बढ़ा दी थी, लेकिन यह अब एक साधारण ड्राइव नहीं थी। यह एक जोरदार टकराव था। ट्रक के पहिए अचानक स्लिप होने लगे। सड़क सूखी थी, फिर भी टायर रेत या कीचड़ में फंसने जैसा महसूस हो रहा था। रमेश ने महसूस किया कि कोई अदृश्य बल शक्ति को खींच रहा है, उसे धीमा करने की कोशिश कर रहा है। स्टीयरिंग अचानक दाहिनी ओर जोर से घूम गया, जिससे ट्रक खाई की तरफ मुड़ने लगा। रमेश ने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग को वापस खींच लिया। तभी इंजन से एक भयानक कराहने जैसी आवाज आई। डैशबोर्ड पर लगी मशीनरी के उपकरण पागल हो गए। स्पीडोमीटर अचानक शून्य पर गिरा और फिर तेजी से 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच गया, जबकि ट्रक मुश्किल से 40 की रफ्तार से चल रहा था। चुड़ैल ने अब शक्ति के टायरों को निशाना बनाया। रमेश को लगा जैसे कोई जमीन के नीचे से टायर खींच रहा हो। फड़फड़ाहट, एक जोरदार आवाज आई। रमेश ने सोचा टायर फट गया, लेकिन ट्रक चलता रहा। जब उसने साइड मिरर में देखा तो उसे अपने ट्रक के पिछले हिस्से के पास जमीन पर एक गहरा चौड़ा निशान दिखाई दिया, जैसे किसी ने फावड़े से सड़क को खोद दिया हो। चुड़ैल अब सिर्फ ट्रक को खींच नहीं रही थी, बल्कि वह सड़क को तोड़कर रमेश को गिरने के लिए मजबूर कर रही थी। डर से रमेश की आंखें लाल हो गईं। उसने अपने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा का पाठ ऊंची आवाज में शुरू कर दिया, जितना जोर से वह चिल्ला सकता था। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पुल का अभिशाप और अंतिम प्रयास। मंत्रों की शक्ति से शक्ति एक बार फिर तेज दौड़ी, लेकिन आगे एक छोटा जर्जर लोहे का पुल था, जो ट्रक चालकों के बीच आत्महत्या पुल के नाम से जाना जाता था। यह पुल एक सूखी नदी के ऊपर बना था। जैसे ही रमेश पुल के पास पहुंचा, उसकी हेडलाइट्स ने पुल के बीचों बीच एक साफ रास्ता दिखाया। पर पुल पर कुछ था। एक बड़ी काली भैंस मृत पड़ी थी, बिल्कुल बीचों बीच, जिससे ट्रक का निकलना असंभव था। रमेश को ब्रेक लगाना पड़ा। चर्रर्रर्रर्र। ट्रक पहियों को घसीटता हुआ पुल से ठीक 2 फीट पहले रुक गया। रमेश का दिल डूब गया। वह जानता था कि रुकना उसकी सबसे बड़ी गलती है। चल रमेश, जल्दी देख और निकल, उसने खुद को धमकाया। उसने ट्रक का दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने भैंस को देखने के लिए टॉर्च जलाई, वह चौंक गया। वह भैंस नहीं थी, वह ट्रक का सारा माल था। मशीनरी के भारी भरकम डिब्बे जो सड़क पर बेतरतीब ढंग से पड़े थे। यह कैसे हो सकता है? रमेश ने अपने माल की ओर देखा, जो सुरक्षित रूप से ट्रक पर बंधा हुआ था। फिर उसने पुल पर पड़े मलबे की ओर देखा। यह सिर्फ भ्रम था। रमेश अब कहाँ भागेगा? आवाज अब सिर्फ उसके कानों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में गूंज रही थी। रमेश ने पलटकर देखा। चुड़ैल अब ट्रक से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर खड़ी थी। वह अब हवा में नहीं तैर रही थी, वह जमीन पर खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और उसने अपने हाथ रमेश की ओर बढ़ाए। उसकी साड़ी अब खून से सनी हुई लग रही थी। रमेश जानता था कि उसके पास समय नहीं है। उसने मलबे को नजरअंदाज किया, जो भ्रम था, और पुल पर वापस भागा। उसने ट्रक में छलांग लगाई और एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया।
पुल पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे ट्रक हवा में चला गया हो। कड़ कड़ चर्रर्र। भ्रमित मलबे के ऊपर से गुजरते समय ट्रक का निचला हिस्सा जोर से टकराया। इस बार यह भ्रम नहीं था, कोई चीज सचमुच ट्रक को रोक रही थी। पुल का लोहा जोर से कांपा। रमेश ने आंखों में आंसू लिए, आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, जय सियाराम। उस पल ट्रक आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंजन की मौत और भयावह खामोशी। रमेश पुल से पार हो गया था, लेकिन पुल पर हुई टक्कर और भूतिया बल के खिंचाव ने शक्ति के इंजन को पूरी तरह तोड़ दिया था। पुल से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाकर एक तीखी चढ़ाई पर इंजन ने एक अंतिम भयानक कराहट निकाली, जैसे किसी जानवर का गला घोंटा गया हो और पूरी तरह शांत हो गया। ट्रक रुक गया। रमेश ने चाबी घुमाई। किक किक, पर कोई आवाज नहीं आई। घड़ी 3:30 दिखा रही थी। अब वह पहाड़ के बीचों बीच फंस गया था। अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उसमें खो जा रही थी। यह वही मौका था जिसका चुड़ैल इंतजार कर रही थी। रमेश जानता था कि उसे ट्रक से बाहर निकलना पड़ेगा। उसने टॉर्च उठाई, अपनी जेब में हनुमान चालीसा की लॉकेट को कसकर पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। बाहर की हवा में अब सिर्फ ठंडक नहीं थी, बल्कि सड़ी हुई मांस और पुराने गीले पत्तों की बदबू थी। जैसे ही वह बोनट के पास पहुंचा, उसने देखा कि इंजन से धुआं नहीं, बल्कि एक ठंडी भाप निकल रही थी। उसने हिम्मत करके रेडिएटर कैप खोलने की कोशिश की। तभी दूर सड़क के मोड़ पर उसे एक धीमी, स्थिर रोशनी दिखाई दी। एक और ट्रक। रमेश के अंदर जान आ गई। कोई है। मदद। उसने अपनी टॉर्च को जोर जोर से चमकाया। रोशनी धीरे धीरे पास आई। यह एक पुरानी जीप थी, जिसकी हेडलाइट्स पीली और मध्यम थीं। जीप रमेश के पास आकर रुक गई। जीप के ड्राइवर की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह खालीपन से भरी थीं, जैसे वह कहीं और देख रहा हो। रमेश दौड़ा, बाबाजी, मेरी गाड़ी बंद हो गई। क्या आप मुझे धक्का दे सकते हैं या कोई मिस्त्री जानते हैं? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सामने देखता रहा। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी जीभ थोड़ी सी बाहर लटकी हुई थी और वह बिल्कुल शांत था। रमेश को डर लगा। क्या हुआ बाबाजी? आप ठीक हैं? बूढ़े ने धीरे से अपना सिर रमेश की ओर घुमाया। उसकी आंखें स्थिर थीं और उसके होंठ धीरे से हिले। बूढ़े के मुंह से आवाज नहीं निकली, बल्कि एक सूखी पत्ती के टूटने जैसी सरसराहट आई। बूढ़े के मुंह से निकली फुसफुसाहट में एक शब्द था, जिसने रमेश के रोंगटे खड़े कर दिए, रमेश। यह वही मीठी पर गहरी गूंज वाली आवाज थी। बूढ़ा आदमी। वह भी चुड़ैल का भ्रम था। डर से पागल होकर रमेश अपनी ट्रक की तरफ भागा। उसने पलटकर नहीं देखा। वह भागकर केबिन में घुस गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। जब उसने फिर से साइड मिरर में देखा, तो जीप और बूढ़ा आदमी दोनों गायब थे। वहां सिर्फ सड़क थी और घना काला अंधेरा। भाग 6, खौफ की घाटी, सत्य और भ्रम का विलय। इंजन ने अचानक काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह मुक्ति नहीं थी, यह एक जाल था। शक्ति आगे बढ़ी और जल्द ही उसने खुद को सड़क के सबसे भयानक हिस्से में पाया, एक संकरी गहरी घाटी, जहां दोनों तरफ की पहाड़ियां लगभग मिल रही थीं। इस इलाके को स्थानीय लोग कालकोठरी कहते थे। जैसे ही ट्रक घाटी में घुसा, हेडलाइट्स की रोशनी बेअसर हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो प्रकाश को निगल रहा था। ट्रक की खिड़कियों पर जोरदार बर्फीली हवा के थपेड़े पड़ने लगे।
चुड़ैल की आवाज लौट आई, लेकिन इस बार वह न माँ की थी, न बच्चे की, न बूढ़े आदमी की। यह एक भयानक गड़गड़ाहट वाली गूंज थी जो सीधा रमेश के दिमाग पर हमला कर रही थी। तूने मेरी जगह मेरा दरवाजा बंद कर दिया रमेश। अब तू सिर्फ अंधेरा देखेगा। केबिन का तापमान शून्य से नीचे गिर गया। रमेश की सांस हवा में भाप बनकर जमने लगी। स्टीयरिंग व्हील बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तभी विंडशील्ड पर रमेश को एक आकृति बनती दिखी। यह चुड़ैल का असली रूप था, एक विशाल काले रंग का धुआं, जिसके बीच में दो भयानक दहकती हुई लाल आंखें थीं। पलट रमेश, पलट कर देख। तूने अब तक जो देखा वह तो सिर्फ नकाब था। मैं तुझे शक्ति देती हूँ, धन देती हूँ। बस एक बार देख ले कि मैं कौन हूँ। रमेश ने अपनी आंखें सामने सड़क पर गड़ा दी। सड़क कहाँ थी अब उसे पता नहीं था। उसे सिर्फ काले अंधेरे का एक भयानक समुद्र दिख रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे देखना नहीं है। वह अब आंखें बंद करके नहीं, बल्कि अपनी पूरी चेतना को केवल सामने की ओर केंद्रित करके गाड़ी चला रहा था। ट्रक के अंदर केबिन के बीचों बीच अचानक एक छोटा सा दिया अपने आप जल उठा। यह दिया हवा में स्थिर था और उसकी लौ इतनी तेज थी कि वह भयानक अंधेरे में भी रमेश को साफ दिखाई दी। यह दिया हनुमान चालीसा के पाठ की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ था। तू मुझे नहीं देख सकता चुड़ैल। मेरा धर्म, मेरा राम मेरे सामने है। रमेश चीखा, लेकिन उसकी आवाज दिए की रोशनी में गूंजकर शांत हो गई। दिया जलता रहा और शक्ति उस भयानक अंधेरी घाटी में भागती रही। रमेश ने अब न तो स्पीडोमीटर देखा, न ही साइड मिरर। वह बस दिए की रोशनी में हनुमान चालीसा की अगली चौपाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भाग 7, दिए का बुझना और पछतावे का प्रेत। अंधेरा, ठंड और चीखें चरम पर थीं। चुड़ैल की शक्ति दिए की रोशनी के कारण रमेश को पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन वह उसे चारों ओर से घेरे हुए थी। तभी रमेश का दायां हाथ, जो स्टीयरिंग पर कसा था, अचानक दर्द से ऐंठ गया। उसने देखा दिया बुझ गया था। खत्मा रमेश के मुंह से निकला। उसकी चेतना टूटने लगी। चुड़ैल ने तुरंत हमला किया, लेकिन इस बार वह उसके डर पर नहीं, बल्कि उसके अपराध बोध, गिल्ट पर हमला कर रही थी। ट्रक का रेडियो, जो बंद पड़ा था, अचानक साफ आवाज में बज उठा। लेकिन यह कोई गाना नहीं था। यह उसकी माँ की आवाज थी, जो रोते हुए कह रही थी, रमेश, तू चला गया। तू हमें छोड़कर चला गया। तेरे छोटे भाई का इलाज नहीं हो पाया क्योंकि तूने पैसे नहीं भेजे। तूने बस अपने डर को बचाया और हमें मार दिया। रमेश ने जोर से अपने कान दबा लिए। नहीं, यह झूठ है। मैंने बहुत मेहनत की है। सामने सड़क पर विंडशील्ड के ठीक बाहर उसके मृत छोटे भाई की आकृति दिखाई दी। वह एक सफेद पारदर्शी शर्ट में था, जो धीरे धीरे धुंध में घुल रहा था, और उसका चेहरा रमेश की तरफ देख रहा था। रो नहीं रहा था, बल्कि निराशा से भरा हुआ था। तूने मेरी कसम तोड़ी रमेश, भाई फुसफुसाया। रमेश के दिमाग में एक भयानक चक्र शुरू हो गया। उसे लगा कि वह ट्रक आगे नहीं चला रहा, बल्कि वह उसी रात की ओर पीछे जा रहा है जब उसके भाई की मृत्यु हुई थी। स्टीयरिंग को घुमाने पर भी ट्रक सीधा चल रहा था, लेकिन रमेश को लग रहा था कि वह एक ही जगह पर घूम रहा है, अपनी गलती से भाग नहीं पा रहा है। तुझे कोई नहीं बचाएगा रमेश, न राम न हनुमान। तूने अपने परिवार को धोखा दिया है। चुड़ैल की गड़गड़ाहट वाली आवाज अब उसकी माँ के रोने और भाई की निराशा की आवाज के साथ मिलकर एक भयानक शोर मचा रही थी। रमेश को लगा कि वह अब पूरी तरह पागल हो जाएगा।
उसने सोचा, यह हार नहीं है, यह न्याय है। उसने एक्सीलरेटर से पैर हटाने की कोशिश की। भाग 8, भ्रम का विलय और अंतिम दौड़। जैसे ही रमेश ने एक्सीलरेटर से पैर हटाया, ट्रक की गति धीमी हुई और उस ठंड भयानक अंधेरे में रुकने लगी। चुड़ैल ने एक लंबी बिजी ठंडी सांस ली। रुक जा, अब मेरी जगह ले ले रमेश, डर से मुक्ति पा ले। उस पल रमेश के दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो यह डर जीत जाएगा और मेरी माँ और बहनें अकेली रह जाएंगी। यह डर नहीं था, यह प्रेम था जो डर से भी बड़ा था। उसने अपने सूखे होठों से धीरे धीरे एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक आदेश दिया, मैं डरपोक हो सकता हूँ पर मैं भगौड़ा नहीं हूँ, मुझे जाना है। उसने आंखें बंद की और अपनी सारी चेतना अपने दाहिने पैर में केंद्रित कर दी। उसने यह नहीं सोचा कि वह हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या नहीं, बस अपने अस्तित्व की पूरी ताकत को एक्सीलरेटर पर डाल दिया। बूम! इंजन ने एक झटके में पूरी शक्ति पकड़ ली। ट्रक आगे बढ़ा। भ्रम टूट गया। भाई की आकृति, माँ की आवाज और ट्रक के पीछे जाने का एहसास सब एक साथ फटा और धुएं में बदल गया। रमेश ने आंखें खोली। उसके सामने घाटी के अंत में वह अंधेरा फट गया था। वहां रोशनी नहीं थी, लेकिन अंधेरे के पार पहाड़ों की चोटियों पर एक हल्की सी नीली आभा थी, भोर होने का पहला संकेत। जैसे ही शक्ति ने उस सीमा को पार किया, चुड़ैल की चीख एक दूर की कराहट में बदल गई। ठंड गायब हो गई। ट्रक के बाहर सामान्य जंगल की हवा थी। रमेश ने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा। सफेद आकृति गायब हो चुकी थी। वह बस वहां नहीं थी। रमेश ने अपनी गति धीमी नहीं की जब तक कि वह काठमांडू से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक बड़े पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंच गया। काठमांडू की सुबह और एक निशानी। रमेश ने पेट्रोल पंप पर ट्रक रोका। वहां सुरक्षा गार्ड और अन्य ट्रक ड्राइवर थे। इंसानों की आवाज और पेट्रोल पंप की कृत्रिम रोशनी ने उसके कांपते शरीर को थोड़ी शांति दी। उसने वहां थोड़ा आराम किया और पानी पिया। भोर की पहली किरणें जब पूर्वी हिमालय के पहाड़ों पर पड़ी तो सुनहरी रोशनी ने पूरे परिदृश्य को धो दिया। डर का अंधेरा सुबह की रोशनी में छंट गया। रमेश ने फिर से ट्रक स्टार्ट किया। शक्ति का इंजन अब शांत और सामान्य चल रहा था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। सुबह 6 बजे रमेश काठमांडू शहर के बाहरी इलाके में था। शहर की हलचल, लोगों की आवाजें और गाड़ियों का शोर सुनकर उसे राहत मिली। वह सुरक्षित था। जब उसने गोदाम पर माल उतारा और कागजात पर दस्तखत किए तो मालिक ने उसकी थकी हुई लाल आंखों को देखकर पूछा, क्या हुआ रमेश? बहुत थके हुए लग रहे हो। रमेश ने लंबी सांस ली। बस सर, रास्ता थोड़ा डरावना था। अब मैं वापस कभी रात में उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। जब मालिक चला गया तो रमेश ने अपनी ट्रक शक्ति की जांच की। ड्राइवर साइड का दरवाजा जहां से आवाज आई थी, वहां का कांच अंदर से बुरी तरह खरोंच गया था। लेकिन सबसे भयानक निशानी ट्रक के पिछले हिस्से में थी। पीछे के टायर के ऊपर, जहां ट्रक की बॉडी पर धूल जमी थी, वहां एक छाप थी। एक बहुत गहरी, लंबी, पतली उंगलियों वाली खून की छाप जो ट्रक की बॉडी पर खरोंच के साथ छपी हुई थी। और उस छाप के बीचों बीच नेपाली में एक शब्द लिखा था जो किसी ने नाखून से गोदकर लिखा था, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। रमेश कांप गया। उसने जल्दी से एक कपड़ा उठाया और उस छाप को पोंछ डाला। वह जानता था कि वह डरपोक हो सकता है, लेकिन डरपोक होने से ही उसने कल रात अपनी जान बचाई थी। जिसने पलटकर देखा होगा वह आज जिंदा नहीं होगा।
उसने फिर से लॉकेट को छुआ और खुद को यकीन दिलाया कि उसकी शक्ति उसकी गाड़ी नहीं बल्कि उसका साहस और उसका विश्वास था, जो अगले सफर के लिए भी जरूरी था। इस भयानक यात्रा से मिली शिक्षा। यह कहानी सिर्फ एक डरपोक ड्राइवर और एक चुड़ैल के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह हमें जीवन के 4 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। डर से भागो नहीं, उस पर ध्यान केंद्रित करो। फोकस ओवर फियर। रमेश डरपोक था, लेकिन उसने अपने डर को स्वीकार किया और उसी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आंखें सामने से नहीं हटाईं, क्योंकि उसे पता था कि चुड़ैल का असली हथियार भ्रम है। उसने अपने मन को भ्रमित होने से रोका, जिससे उसका डर एक सुरक्षा कवच बन गया। दृढ़ विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। फेथ इज द ट्रू स्ट्रेंथ। जब ट्रक का इंजन बंद हो गया, जब उसे बाहर निकलना पड़ा, या जब उसने बूढ़े आदमी का भ्रम देखा, तब रमेश सिर्फ अपने धार्मिक विश्वास हनुमान चालीसा पर टिका रहा। भौतिक चीजों, ट्रक या टॉर्च ने जवाब दे दिया, लेकिन उसके विश्वास की आंतरिक शक्ति ने उसे बचाया और यहाँ तक कि चमत्कारिक रूप से इंजन को भी फिर से चालू कर दिया। सबसे बड़ी शक्ति प्रेम या कर्तव्य है, डर नहीं। लव ओवर गिल्ट। जब चुड़ैल ने रमेश के अपराध बोध पर हमला किया, तो उसका धार्मिक विश्वास भी कमजोर पड़ गया। लेकिन अंतिम क्षण में हार मानने के बजाय उसे अपनी माँ और बहनों की याद आई। दूसरों के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्य का बोध डर और पछतावे दोनों पर हावी हो गया, और इसी ने उसे अंतिम जीत दिलाई। डरपोक होना बुरा नहीं, हार मानना बुरा है। कॉवर्डाइस वर्सेस गिविंग अप। रमेश हमेशा डरता रहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी अंतिम सांस तक भागना, गाड़ी चलाना और मंत्र जपना जारी रखा। यह कहानी सिखाती है कि हम सब डरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति डर के बावजूद अपने कर्तव्य और मंजिल की ओर बढ़ता रहता है, वही असली विजयी होता है।